सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। लास्ट आप लोग लेक्चर देख ही चुके होंगे, आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि इस पोइट्री में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और किस तरह के इमोशंस हैं एक माँ के प्रति अपनी बेटी के, कैसे वो पुरानी फ़ोटोज़ को देख करके खुश होती हैं फिर दुखी होती हैं, और किस तरीके से अपनी लॉस्ट मॉम को, यानी ऐसी मॉम जो अब इस संसार को छोड़कर जा चुकी हैं, कैसे उन्हें याद करती है, कैसे उन्हें मिस करती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो आइए इस पोइट्री को हम लोग डिटेल से समझते हैं, साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया और समरी भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मुख्य विचार है जिस मुख्य विचार के इर्द गिर्द या चारों तरफ इस कविता को लिखा गया है, और साथ ही साथ इस कविता में क्या कुछ बताया गया है उसे हम समरी में भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल आइडिया के साथ ही, ताकि हम मुख्य उस बिंदु को समझ सकें। सेंट्रल आइडिया का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कौन सा मुख्य बिंदु है, कौन सा मुख्य विचार है, कौन सा वो आइडिया है जिसे एक कविता के जरिए आपको देने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को हम लोग सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो इन द पोएम अ फोटोग्राफ, तो जो कविता हमारे सामने है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, द सेंट्रल आइडिया इज चेंज। तो सेंट्रल आइडिया किस बारे में है? मुख्यतः यहाँ का मुख्य जो विचार है, मुख्य बिंदु जो है वो है परिवर्तन। कि जीवन में हम कितना कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसा हम सोचते हैं हमेशा चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये परिवर्तन जो है यही हमारी थीम है, यही हमारा सेंट्रल आइडिया है। अ फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स द पास्ट एंड टाइम। एक फोटोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करती है, यानी कि अपने पास संग्रहित रखती है भूतकाल को और समय को। समय तो गुजर जाता है, समय के जो क्षण होते हैं, मूवमेंट्स जो होते हैं, यादें जो होती है, उस समय की फीलिंग्स या भावनाएं जो होती हैं वो भी उस वक्त के साथ गुजर जाती हैं, लेकिन फोटोग्राफ उसे लंबे समय तक सहेज के रख सकती है। थ्रू द फोटोग्राफ द पोएट रिकॉल्स द टाइम ऑफ द रीसेंट पास्ट इन प्रेजेंट। तो इस फोटोग्राफ के माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम से, पोएट जो है वो रिकॉल करती है। रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज को फिर से याद करना। द टाइम ऑफ द रीसेंट पास्ट इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में रहती हुई अभी अभी जो पास्ट गुजरा है, कुछ समय पहले जो भूतकाल गुजरा है उसे याद करती है, उसके समय को याद करती है। शी कैन सी द चेंज इन द पास्ट, और वह भूतकाल में हुए उस परिवर्तन को देख सकती है। विच इज नो मोर, वह परिवर्तन जो अब नहीं रहा। इट इज द ब्यूटी ऑफ चेंज, और यही परिवर्तन की सुंदरता कहलाती है। कोई भी चीज़, आप कभी जाते हो, गांव जाते हो, अपने दोस्त के यहाँ जाते हो और आप कहते हो अरे यार ये वाला पेड़, अरे ये पेड़ पहले तो इतना सा था छोटा सा, अब तो इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही हम किसी रिश्तेदार के बच्चे से लंबे समय के बाद मिलते हैं तो अरे यार तू पहले इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया। तो ये परिवर्तन की सुंदरता है कि भाई परिवर्तन जो है वो कितना सुंदर होता है, कैसे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, लेकिन साथ ही साथ वो नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, और यही कविता का मुख्य विचार है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग द आइडिया दैट ऑल थिंग्स आर चेंजिंग एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो कवियत्री जो है हमारी यहाँ पर, वो ये एक्सप्रेस कर रही है, वो ये प्रकट कर रही है अपने भाव, इस आइडिया को, इस विचार को, कि सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, धीरे 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 थिंग्स जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं, और एवरीथिंग हैज चेंज, और बदलते बदलते अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सब कुछ बदल चुका है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो फोटोग्राफ्स। एक समय था जब लोगों के पास कोई फोटोग्राफ्स नहीं हुआ करते थे, मतलब कैमरा वगैरह ईजाद हुआ था उससे पहले। तो उससे पहले तो हाथ से ड्रॉ किया जाता था, पेंट किया जाता था, पेंटिंग बनाई जाती थी, है ना, किसी का स्केच बनाया जाता था। तो वो तब की बात है जब फोटोग्राफ्स नहीं थे। बट नाउ देयर आर मैनी, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे उपकरण हैं कि हम सभी लोगों की अलग अलग समय में फ़ोटो खींच सकते हैं। ऑल दोज फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड द टाइम ऑफ पास्ट। ये सारी की सारी फोटोग्राफ जो हैं ये रिकॉर्ड करती हैं, पास्ट के टाइम को दर्शाती हैं, विच इज़ नो लॉन्गर, ऐसा पास्ट का टाइम जो अब नहीं रहा। आप लोग अपने बचपन की फ़ोटो देख करके, अजीब व गरीब फोटोएं होती थी पहले तो, अजीब गरीब सी फोटो, लड़के जो हैं उनको भी फ्रॉक पहना करके और चोटी बना करके और फोटोग्राफ्स खींच रखी है। लड़कियां जो है उनके काजल से मूछें बना दी या उनको सजा दिया एक
जो हमारे यहाँ का लोकल परिवेश होता है उसके अंदर, और उसमें फोटोग्राफ खींची जाती है तो वो बड़ी फनी होती है, बहुत अलग होती है। लेकिन वो समय जा चुका है, वो समय बीत चुका है। अब तो हम 11वीं क्लास में आ गए, अब तो पढ़ाई का बोझ है, अब तो करियर बनाने की चिंता है। अब कहाँ ये सारी चीज़ें रही इस तरीके से, विच इज़ नो लॉन्गर, जो कि अब नहीं रहा। फोटोग्राफी हैज़ कैप्चर्ड द ब्यूटी ऑफ चेंज। फोटोग्राफी जो है यानी कि चित्र लेने की जो कला है, किसी की फ़ोटो खींचने की जो कला है, उसने कैप्चर किया है यानी कि पकड़ा है एक चित्र के माध्यम से चेंज की सुंदरता को, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वो चेंज जो अब अस्तित्व में नहीं रहा। एग्जिस्ट होने का मतलब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में होना, अस्तित्व में होना, वास्तविकता में होना। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अब उसका अस्तित्व नहीं रहा। ये चीज़ यहाँ पर इस कविता के अंदर दर्शाई गई है, यही इसका मुख्य विचार है। मेन पॉइंट अगर आप कहोगे एक शब्द में तो आप कहोगे चेंज, केवल और केवल एक शब्द चेंज। और चेंज ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको बताएगा कि क्या इसमें है और क्या नहीं है। द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड है जो मोटा और सख्त कागज़ होता है। इस तरह के कागज़ पर खींची गई तस्वीर, वो क्या कहलाता है? द कार्डबोर्ड। अब देखो, ब्राउन कलर का एक ऐसा गत्ता होता है, अपन बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में गत्ता, या एक थोड़ा सख्त जो हो पेपर, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो पहले के समय में क्या होता था कि जब हम फोटोग्राफ खींचते थे और फोटोग्राफ निकाली जाती थी एक पेपर पे, चिकने पेपर पे, तो समय के साथ वो गंदी होने लगती थी, मुड़ जाती थी। गर्मी या बरसात के टाइम में जब सामान्यतः हम देखते थे चिपक जाती थी एक दूसरे से, फिर उसको हटाओ तो वो फटी जाती थी। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर एक फ़ोटो चिपका दी जाती थी ताकि लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सके, और कहीं पर भी आप उसे दिखते हुए स्थान पर अपने कमरे में रख सकते हो, ताकि आप जब भी उसे देखो, अगर वो एक अच्छे समय की फ़ोटो है तो आपको हमेशा उस अच्छे समय की याद दिलाए और आपको मुस्कुराने पर विवश करे। तो उस फोटो का उद्देश्य ये रहता था। शोज़ मी हाउ इट वॉज, वह कार्डबोर्ड मुझे दिखाता था, उस पर जो फोटो लगी हुई थी वो मुझे दर्शाती थी हाउ इट वॉज, कि पहले सब कुछ कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग, ईच ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो यहाँ पर क्या है, तो ये तब की बात है जब दो लड़कियां कजिन, यानी कि मेरी माँ जो हैं उनकी दो कजिन्स, और उनकी माँ जो है वो 12 साल की हैं और वो दोनों कजिन्स उनकी छोटी छोटी हैं। तो उन दोनों ने एक एक हाथ में एक एक उनका हाथ पकड़ रखा था, उनकी माँ ने दोनों को पकड़ रखा था। वो एक समुद्र के यहाँ पर थे और पैडलिंग यानी कि उस समुद्र के पानी में चल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और वेंट पैडलिंग, उथले पानी में चलना मतलब इतना पानी कि जो घुटनों से काफ़ी नीचे तक रहे। हमारी जो हम बोलते हैं ना पगतली, जो हमारे पैर होते हैं नीचे वाले जिस पर हम खड़े होते हैं, उसका और उसके ऊपर का थोड़ा सा भाग केवल जो है वो पानी में रहे, बाकी पूरा ऊपर का शरीर जो है वो पानी से बाहर रहता है। सामान्यतः हम जब पैर डूबने वाले पानी में चलते हैं केवल एंजॉय करने के लिए, उस चीज़ को दर्शाया गया है। एंड शी द बिग गर्ल, और वह कौन है, वह किसके लिए कहा गया, शी किसके लिए कहा गया, तो उनकी माँ जो है उनके लिए शी का इस्तेमाल किया गया। द बिग गर्ल जो उस समय उस फोटो में दिखाई दे रही है, जो बड़ी लड़की है, बाकी दोनों छोटी छोटी हैं। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की या लगभग कुछ ऐसे ही 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, अब इस फोटो में अगर हम देखें तो तीनों की तीनों स्थिर खड़ी हैं। कैसे खड़ी हैं, बीच में माँ खड़ी है लगभग 12 साल की, और दो छोटी छोटी उनकी बहनें हैं, कजिन सिस्टर हैं, उन दोनों का उन्होंने क्या कर रखा है, हाथ पकड़ रखा है। तो इस तरीके से वो खड़ी हैं, और खड़ी होने के बाद में टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और यहाँ पर उनकी माँ जो हैं वो अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। अब बालों के बीच से कैसे मुस्कुराते हैं भाई, मुझे नहीं आता बालों के बीच से मुस्कुराना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र के वहाँ क्या होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, 12 साल की लड़की के बाल भी लंबे होते हैं, तो क्या हो रहा है, तेज़ हवा चल रही है, उससे उनके पूरे के पूरे बाल क्या है, उनके चेहरे पर आ रहे हैं और वो मुस्कुरा रही है। तो इसे कहा गया है स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के मध्य से मुस्कुराना, क्योंकि हवा से बाल चेहरे पर आ रहे हैं और वो मुस्कुराती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एट द अंकल, और किस तरफ देख रही हैं और किसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं, तो अंकल यानी उनके अंकल की तरफ, चाचा जी या मामा जी की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं। विद द कैमरा, जिनके हाथ में क्या है, एक कैमरा है। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, किसका, माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये फोटो तब की है जब मैं पैदा हुई थी, उससे पूर्व की फोटो है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है ना,
अगर उस फोटो में उनकी माँ 12 वर्ष की दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली उस समय तो पोएट पैदा ही नहीं हुई थी। तो यानी कि उनकी माँ की टीन एज के समय की फोटो है और टीन एज में सभी लोग बहुत प्यारे दिखते हैं, तो उनका चेहरा बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है और वो बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही स्वीट सी उनकी माँ उस फोटो में लग रही है। एंड द सी, और वह समुद्र, अब यहाँ समुद्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब यहाँ तुलना की गई है कि अगर मैं मेरी माँ की और समुद्र की तुलना करूँ जो दोनों उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी माँ की तो डेथ हो चुकी है अभी काफ़ी समय पहले, है ना। पोएटेस यहाँ कह रही है कि भाई मेरी माँ की डेथ तो हो चुकी थोड़े समय पहले, तो मेरी माँ तो परिवर्तित हो गई, यानी कि किशोरावस्था से युवावस्था को प्राप्त हुई, युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, वृद्धावस्था से मृत्यु को प्राप्त हुई, तो मेरी माँ तो बदल गई। लेकिन ये समुद्र जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा नहीं बदला, यानी कि परिवर्तन किस में ज़्यादा हुआ, माँ में परिवर्तन ज़्यादा हुआ समय के साथ और समुद्र में परिवर्तन कम हुआ समय के साथ। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया, अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। समुद्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कम बदला हो, उसमें कम परिवर्तन हुआ हो, जबकि तुलना में मेरी माँ में ज़्यादा परिवर्तन हुआ। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट, वॉश्ड देयर यानी कि वह धो देता है उनके भयानक खतरनाक जो ट्रांजिस्ट फीट हैं, जो अस्थाई पैर हैं। किसके, देयर का मतलब किसके लिए कहा गया है कि उन्होंने मेरी माँ के अस्थाई पैरों को धो रहा था। अब इस लाइन को अगर हम समझे तो उनकी माँ इस फोटो में कहाँ खड़ी है, समुद्र में खड़ी है, समुद्र के बीच में खड़ी है, जहाँ घुटनों के नीचे तक उनके पैर जो हैं वो समुद्र के पानी से ढके हुए हैं, ठीक है। अब समुद्र की लहरें आ रही हैं और उनके पैरों को धो रही है, तो बार बार लहर आती है पैरों से टकराती है, बार बार लहर आती है पैरों से टकराती है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मेन बात क्या है, उनके पैर कैसे हैं, तो उनके पैर हैं टेरिबली यानी भयानक रूप से अस्थाई पैर हैं, क्योंकि समुद्र तो स्थायी है लेकिन उनके पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं उस फोटो में हमेशा वैसे नहीं रहे, लगातार समय के साथ में परिवर्तित होते रहे। इसीलिए उन परिवर्तनशील पैरों के लिए अस्थायी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि स्थायी रूप से समुद्र तो वैसा ही रह गया लेकिन उनके पैर वैसे नहीं रहे, समय के साथ में थोड़े बड़े हुए, फिर उन पे झुर्रियाँ पड़ी, लास्ट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके पैरों को कहा गया है टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट से संबोधित किया गया है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल के बाद, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब क्या हुआ कि 12 साल की उम्र में उन्होंने फोटो खिंचाई, इसके 20 साल बाद अब कितने की हो गई वो, 32, या फिर 30 साल बाद अब कितने की हो गई वो, 42, ठीक है। तो 20 या 30 साल के बाद, यानी कि जब वो 32 या 42 साल की थी लगभग, तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। शीड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखती थी जिस फोटो को आज कवियत्री हमारी जो पोएटेस है वो देख रही है, शर्ली टॉलस्टॉय, वो उनकी माँ जो है उस फोटो को देखती थी और देख करके हंसती थी। अब ये यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। देखो वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में शर्ली जो है बैठ के अपनी माँ की तस्वीर देख रही है और देख के याद कर रही है कि जब वो 32 साल की थी या 42 साल की थी तब वो भी तस्वीर को देख करके हंसा करती थी। तो यहाँ मुख्य बात ये है, ठीक है। शी हैड लाफ्ड, शी कौन, उनकी माँ हंसा करती थी। कब, जब वो, अगर मैं 30 साल जोड़ूंगा तो 20 ईयर्स अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा 32 ईयर्स की थी लगभग, और 30 ईयर्स अगर मैं जोड़ता हूँ तो 42 ईयर्स की थी लगभग। तो जब वो 32 या 42 साल की थी बाद में, तब वो उस फोटो को देखती थी और देख करके हंसती थी और उन दोनों कजन्स के लिए क्या कहती थी, सी बैटी एंड डॉली। अरे देखो देखो ये जो ये तस्वीर है इसमें देखो ये बैटी है और ये डॉली है, जो दो उनकी कजन्स थी उनका हाथ पकड़ के खड़ी थी, बैटी और डॉली को देखो शीट से। और वो कहा करती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे बीच पर यानी कि समुद्र तट पर, समुद्र तट पर जब हमें छुट्टी मनाने के लिए ले जाया जाता था तो देखो इस फोटो के अंदर हमें कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। भाई आज की तारीख में तो अगर हम लोग बीच पर जाएंगे तो शॉर्ट्स पहनेंगे, टी शर्ट्स पहनेंगे, ऐसा कुछ पहनेंगे।
उस समय में भारी भरकम कपड़े, लंबे कपड़े जो पैरों तक जाते हों, ऐसे पहना कर ले जाया गया होगा। मैं कल्पना कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कपड़ों में वो कह रही है कि देखो हमारे को कैसे कपड़े लेकर पहना करके ले जाते थे हमारे घर वाले जब बीच के लिए लेके जाते थे, बीच हॉलीडे के लिए। तो वही देख करके वह हंस रही है और अपनी दोनों कजन्स को जो छोटी छोटी हैं उन्हें देख करके हंसती थी। द सी हॉलीडे, समुद्र तट पर बिताया जाने वाली छुट्टियां, वॉज हर पास्ट। ये समय उनके लिए भूतकाल का था। किन के लिए? कवियत्री की माँ के लिए ये समय उनका भूतकाल का था, क्योंकि वर्तमान समय तो ये है कि भाई कवियत्री जब ये कविता लिख रही है तब तो उनकी माता की ही मृत्यु हो चुकी। तो माता की मृत्यु से पहले जब वो फोटो देखकर हंसा करती थी, और उससे पहले जब वो 12 साल की थी और वास्तविकता में उस सी हॉलीडे पर गई थी, तो अब वो कह रही है कि जब मेरी माँ हंस रही थी उनके लिए छुट्टियों में जाना एक पास्ट की बात थी, एक भूतकाल की बात थी। माइन इज हर लाफ्टर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाला वाक्य। मेरी माँ जब बैठी बैठी इन फोटोओं को देख करके हंसा करती थी तो वो अपने भूतकाल को याद करती थी, और उनकी जो हंसी थी उस समय की, 32 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में जब वो हंसती थी ऐसे, वो हंसी अब मेरे लिए बात पास्ट बन चुकी है, मेरे लिए वो हंसी भूतकाल हो चुकी है। अब वो हंसी कहीं सुनाई नहीं देती क्योंकि अब मेरी माँ नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भैया सी हॉलीडे जो है वो उनकी माँ के लिए पास्ट था, और उनकी माँ की जो हंसी थी अब उनके लिए, यानी हमारी कवित्री शर्ली जो है उनके लिए पास्ट हो चुका था। बोथ राय, दोनों चीज़ें जो हैं दुख और निराशा में सिकड़ी हुई या ऐठी हुई दिखाई देती हैं, यानी कि दोनों ही, यहाँ पर कवियत्री और कवियत्री की दोनों माँ दोनों ही दुख या निराशा को महसूस करती हैं। उनकी माँ दुख या निराशा को महसूस कब करती थी? जब वो जिंदा थी और फोटो को देखती थी तब वो, अरे यार हम छोटे थे तो कितना मस्त हम लोग सी हॉलीडे पे जाते हैं, मस्त मज़ा आता था। तो उनकी माँ तो उस चीज़ को देख करके निराश हो गई कि यार अब कहाँ वो हॉलीडेज़, अब कहाँ वो समय, अब वैसा समय रहा ही नहीं, अब वैसा टाइम ही नहीं बचा। तो उनकी माँ दुखी हो जाती थी। और आज जब उनकी माँ नहीं है तब शर्ली जो है वो अपनी माँ की हंसी को याद करके दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही निराश हैं। मेरी माँ अपने बचपन के समय को याद रख करके निराश हुआ करती थी, और आज मैं उनकी हंसी को याद करके निराश हूँ। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बहुत कठिनाई से, बहुत ही प्रयास से, बहुत ही कोशिश करने के बाद अपने आप को सहज किया है इस नुकसान से। यानी कि लॉस जो है, मैंने अपनी माँ को खो दिया। इस खो देने का जो दर्द है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो नुकसान है, उसे बहुत ही मेहनत से, कठिनाई से या प्रयास से मैंने प्राप्त किया है कि मैं अपने आप को सहज कर पाऊँ। ये सहजता बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती है। हम लोग सामान्यतः कभी ना कभी किसी के बारे में सुनते रहते हैं। समाज है, जो सूर्य उदय होता है शाम को वो अस्त भी होता है, वैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य पैदा होता है, उसी तरीके से अपना समय पूरा होने पर मनुष्य संसार से चला भी जाता है। बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं अरे यार क्या है, आना जाना तो लगा रहता है दुनिया में। लेकिन वास्तविकता में जिस व्यक्ति ने अपने ऐसे किसी व्यक्ति को खोया है, वो जानता है कि उस दुख से उभरने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश। आप रोज़ अपने आप से एक जंग लड़ते हैं और रोज़ ही अपने आप से हार जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को निरंतर चलाते चलाते लंबे समय तक जाकर के उस दुख से फिर आप बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि वो दुख आपको हर क्षण घेरे रखता है, कभी भी एक क्षण के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए उसने कहा कि बहुत ही मेहनत से, लेबर से मैंने अपने आप को नॉर्मल किया है, मैंने अपने आप को साधारण किया है, ईजी किया है कि चलो भाई जो भी मेरा नुकसान हुआ उस नुकसान के दुख से बाहर निकल के मैं नॉर्मल हो जाऊं, ईजी हो जाऊं और अपनी लाइफ जी लूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर कवित्री का जो भाव है, जो शब्द हैं, उन्हें मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वास्तविकता में किसी से ये कह देना कि यार कोई बात नहीं, जो पैदा हुआ है उसका तो मरना तय है, लेकिन जब कोई इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है, हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस दुख से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता, बहुत ईजी नहीं होता। दूसरे को कह देना ईजी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ कहते हैं किसके पता से कितने गोल हैं तो खुद का ज़्यादा पता चलता है ना। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। ओके, तो वह अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, लगभग उतने ही साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है
जितने साल वो लड़की जी थी। यानी कि फोटो में लड़की दिखाई दे रही है 12 साल की लगभग, ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस मतलब थोड़ा कम ज़्यादा, 12.5, 11.5, 13, समथिंग लाइक दैट। तो लगभग 12 साल की वो दिखाई दे रही है और लगभग 12 साल ही उनकी मृत्यु को हो चुके हैं। यानी जो लड़की दिखाई दे रही है उतने ही वर्ष हो चुके हैं मेरी माँ को इस संसार से गए, या उनकी मृत्यु को उतने ही साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। एक दर्शन में कुछ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने पढ़ा कि दुख की परिभाषा क्या है और मैंने जानने का जब इसको प्रयास किया कि वास्तविकता में कोई व्यक्ति अपने दुख को शब्दों में बांध भी सकता है क्या, तो मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था इस बारे में। तो मैंने देखा एक बच्चा जो चलते चलते स्लिप होकर गिर जाता है, तो हमें लगता है यार इसको दर्द हुआ होगा, इसको दुख हो रहा है उस पीड़ा की वजह से। तो ये शारीरिक पीड़ा है, ये शारीरिक दुख है जो शरीर से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे दुख हुआ, तो ये वाचिक है, ये आपका भावनात्मक दुख है। तो अलग अलग तरह के दुख हैं और सारे दुख एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। मैं दुखों पर बहुत ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा, नहीं तो क्लास कहीं और चली जाएगी। तो वास्तविकता यही है, अगर इसका मैं कंक्लूजन आपको बताऊँ, हम कभी भी अपने किसी भी दुख को शब्दों में स्पष्ट रूप से जाहिर कर ही नहीं सकते, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, ये शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का वास्तविक भाव क्या है ये केवल कहने वाला और सुनने वाला महसूस कर सकते हैं। मैं शब्दों के माध्यम से आपको समझा नहीं सकता और शब्दों के माध्यम से आप समझ भी नहीं सकते, लेकिन अगर मैं उसके आसपास का कुछ वातावरण बता करके आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा दुख है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी पीड़ा है, तो मैं बस उसे कहते समय महसूस कर रहा हूँ और आप सुनते समय उसी बात को महसूस कर रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कवित्री कहते हैं, क्या कहूँ मैं, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने दुख को प्रकट कर सकूँ, मैं अपने दुख को हल्का कर सकूँ। इट्स साइलेंस, ये चारों तरफ बस शांति है, सन्नाटा है, खालीपन है। शांति हर बार अच्छी नहीं होती, कुछ शांति हमें शांति का, स्थिरता का बोध कराती है कि हाँ जीवन स्थिर है, सब शांति है, अच्छा लग रहा है। एक शांति खालीपन का एहसास कराती है कि यार सब बहुत खालीपन लग रहा है, खोखला लग रहा है। तो ये शांति जो है अच्छी वाली शांति नहीं है, ये बुरी वाली शांति है, ठीक है। साइलेंसेस, ये केवल शांत है जो मुझे शांत कर दे रहा है। ये आसपास की शांति या खालीपन जो है ये मुझे बिल्कुल साइलेंट कर दे रहा है, बिल्कुल चुप कर दे रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती या कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कि अब मैं इस बारे में क्या कहूँ। वो जा चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी फ़ोटो को देख करके कितना खुश हुआ करती थी, मैं उनकी खुशी को याद करती हूँ और अब वो हमारे साथ नहीं रहे। मैं उनकी उस मुस्कुराहट को, खुशी को, हंसी को दोबारा ना कभी सुन पाऊँगी, ना कभी देख पाऊँगी, ना कभी महसूस कर पाऊँगी। तो ये यहाँ पर हमें इस कविता के अंदर बताया गया है, पोइट्री हमें यही चीज़ सजेस्ट करती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समरी के बारे में। तो डेफिनेटली अभी जो हमने डिटेल में पढ़ा है, पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने इस पे की है, उसको अब थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, सारांश उसको देख लेते हैं कि भाई सारांश के रूप में कविता हमसे क्या कहना चाहती है। द पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ कॉन्ट्रास्ट द इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर एंड द ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कॉन्ट्रास्ट करती है, विरोधाभास पैदा करती है कि भैया इटर्नल स्टेट है नेचर का, प्रकृति जो है वो तो सनातन है, हमेशा रहने वाली है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। हाँ, ये तो जैसी है वैसी ही रहेगी, हमेशा इटर्नल है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो है, वो ट्रांजिटरी स्टेट के अंदर हैं, यानी कि परिवर्तनशील। या इसके लिए एक शब्द और आता है, अस्थायी है। और हम लोग तो ऐसे हैं कि बस
आए हैं, कुछ समय रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। ये संसार, ये प्रकृति तो वैसी की वैसी रहने वाली। हम तो कुछ समय के लिए आए हैं, चले जाएंगे। हमारे बाद कुछ लोग आएंगे, वो भी रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। फिर कुछ लोग आएंगे, वो रहेंगे, वो चले जाएंगे। तो इंसान तो क्या है, अस्थायी है, ट्रांजिटरी है। और प्रकृति जो है वो स्थिर है, एटर्नल है, यानी कि सदैव रहने वाली है। ये हमेशा स्थिर रहेगी, हमेशा रहेगी। द पोएट डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ दैट कैप्चर्स इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। पोएट्स यहाँ पर जो है, पोएटिस जो है हमारी यहाँ पर, वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन देती है एक फोटोग्राफ का, जिसे कि कैप्चर किया गया है। उस फोटो के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्या कैप्चर किया गया है, क्या उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, बहुत ही रुचिकर या बहुत ही रोमांचक क्षण उनकी माँ के जीवन के, और खास करके उनके माँ के बचपन के। When she was for a sea holiday, जब वो एक समुद्री छुट्टियां मनाने के लिए या समुद्री तट पर छुट्टियां मनाने के लिए गई थी, with her 2 cousins, अपनी 2 बहनों के साथ में, चचेरी या ममेरी बहनें हो सकती हैं। द पोएट ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर, और पोएट यहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दर्शाने का प्रयास करता है नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में, एंड चेंजिंग एट अ स्नेल्स पेस, कि भाई नेचर जो है वो कैसे, स्नेल होता है ना, घोंगा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलता है धीरे धीरे, यूं 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 करके, ठीक है। तो बिल्कुल धीरे 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 नेचर जो है परिवर्तित हो रही है। एंड द फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, और मानव का जीवन जो है वो तेजी से बदल रहा है। तो प्रकृति जो है वो बिल्कुल घोंगे की चाल से, बिल्कुल धीरे, आप बोल सकते हो कछुआ चाल से बदलती है, धीरे धीरे धीरे। और मानव का जीवन जो है वो घोड़े की तरह दौड़ता है, चीते की तरह, सब पटक खत्म। ये पैदा हुए, ये निकले, 50-60 साल मर गए, खत्म हो गया जीवन पूरा, चलो कुछ नहीं बचा। तो वो यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही है कि मानव का जीवन बहुत तेजी से बदलता है और प्रकृति बहुत धीरे धीरे बदलती है। द पोएट रिकलेक्ट्स हाउ हर मदर लाफ्ड एट द फोटोग्राफ। पोएट जो है फिर से याद करती है कि कैसे उनकी माँ उस फोटो को देख करके हंसा करती थी, एंड फेल्ट डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉय, और कैसे फिर वो निराश या दुखी हो जाया करती थी ये सोच करके कि देखो कैसे मैंने अपने बचपन के आनंदों को, अपने बचपन की खुशियों को, अपने बचपन के अच्छे क्षणों को खो दिया है। द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां उनकी माताजी का एक भूतकाल था। एट दैट टाइम, उस समय पर, वाइल हर मदर्स लाफ्टर इज द पोएटिस पास्ट नाउ, और अब वर्तमान में जब कविता लिखी जा रही है तब उनकी माताजी की जो हंसी है वो कवियत्री के लिए पास्ट बन चुकी है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी एंड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम जो होता है उस पर, बोथ रिकंसील विथ देयर रेस्पेक्टिव लॉसेस, दोनों ही याद करती हैं, सोचती है, समझती है, महसूस करती हैं उनके दोनों के जो लॉसेस हैं। जो माँ का लॉसेस है वो माँ याद करती है, और जो बेटी का लॉस है वो बेटी याद करती है। द पेन इन्वॉल्व इन रिकलेक्टिंग द पास्ट, और हमेशा भूतकाल को याद करने में खुशियाँ हो ना हो, एक दुख हमेशा बना रहता है, एक पीड़ा हमेशा उसके पीछे जुड़ी रहती है। आप पुरानी कोई भी फोटो देखिए, आपको स्टार्टिंग में बहुत अरे यार अरे यार अरे मस्त मजा आ गया, अरे शानदार, अरे यार उस दिन वहाँ ऐसे घूमने गए, लेकिन जैसे वो फोटोज खत्म होने लगे कि 8, 10, 15 मिनट होंगे और फिर लगेगा यार कितना मस्त टाइम था यार, क्या शानदार टाइम था, लेकिन अब चला गया। अब तो बस ये है, सो के उठो, स्कूल, किताबें, होमवर्क, कोचिंग, क्लास, होमवर्क, स्कूल, स्पाइरल में लग रहा है, ऐसा गोल 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 जीवन चल रहा है। तो पास्ट के रिकलेक्शन जो है वो तकलीफ भी पहुंचाते हैं फॉर द पोएट, और पोएट के लिए कौन सी रिकलेक्शन, कौन सी याद है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाती है। द डेथ ऑफ हर मदर ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस, उनकी माताजी की मृत्यु हो जाना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख या दर्द लाती हैं, सैडनेस लाती हैं, उदासी लाती हैं। एंड एन एक्यूट सेंस ऑफ लॉस, एक्यूट का मतलब होता है एक ऐसा सेंस जो कभी जाने ही नहीं वाला, खो देने का एक ऐसा भाव जो हमेशा वहीं रहने वाला है, जब तक आप जिंदा हो तब तक वो भाव आपके अंदर जिंदा है। खो देने का दुख, पीड़ा, दर्द आप में तब तक है जब तक आप स्वयं जिंदा है, वो वहीं रहने वाली है। द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विथ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ, और ये जो पेनफुल, ये जो दर्द देने वाली पीड़ा युक्त जो साइलेंस है उस सिचुएशन की, वो हमारी कवित्री को बिना कोई शब्द बोले,
मतलब ऐसी स्थिति में छोड़ देती है जहां पर वो अपने दुख में, अपने दुख को दर्शाने के लिए कुछ शब्द नहीं बोल सकती, कुछ बोल ही नहीं पा रही कि किन शब्दों का सहयोग ले ताकि अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बता सके। दस द साइलेंस साइलेंसेस हर। और इसी प्रकार से अंत में वह कहती हैं कि चारों तरफ फैली हुई जो शांति है, विचित्र शांति है, इस शांति ने मुझे शांत कर दिया है, मुझे चुप कर दिया है। The 3 stanzas of the poem depict 3 different stages of life. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कविता में सबसे अच्छी बात यह है कि 3 स्टैंजा हैं इसके अंदर। इसके अंदर 3, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पद्यांश हैं। तो 3 पद्यांश जो है कविता के अंदर, 3 अलग अलग स्टेजेस जो हैं लाइफ की, यानी कि जीवन की 3 अलग अलग स्थितियां जो हैं, या अगर हम अपने पूरे जीवन काल को 3 भागों में बांटें तो उसको दर्शाती है। अर्ली एडोलेंस, यानी कि जीवन के प्रारंभिक समय में जो गर्लहुड होता है, फिर एडल्टहुड, फिर बड़े हो जाते हैं हम, और लास्ट में डेथ। तो पहले 12 साल की लड़की दिखी, उसके बाद 32 या 42 साल की महिला दिखी, और अंत में कोई नहीं है, उनके बारे में बात करने वाले केवल उनकी बेटी है। तो तीनों चीज़ों को यहाँ पर ये कविता दर्शाती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अलग तरह की भावनाओं से आज आप रूबरू हुए होंगे। और बस यही थोड़े से मानवीय गुण हैं जिन्हें आप अपने अंदर हमेशा बना करके रखेंगे तो आप हमेशा एक मानव बने रहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपके जीवन में भी कभी आपने ऐसा महसूस किया है जैसा हमारी कवित्री ने महसूस किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, मैं देखूंगा सभी के कमेंट। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने फील किया होगा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।